नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा से आई बड़ी खबर के साथ, जहां पर एसडीएम सदर गरिमा सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच ठन गई है। दरअसल कल एसडीएम गरिमा सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच लेखपाल को लेकर बहस हो गई थी। एसडीएम के मुताबिक पुलिसकर्मी पास धारक लेखपालों को भी रोक रहे थे, जिसका एसडीएम ने विरोध किया, तो दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद अब एसडीएम गरिमा सिंह ने कहा है कि पुलिसकर्मी खुद आवागमन के लिए गाड़ी पर 4 और बाइक पर 2 लोग सवार रहते हैं, लेकिन पुलिस लेखपाल का चालान काट रही है। एसडीएम का यह भी कहना है कि पुलिस ने अपने लिए और लेखपालों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कल सामने आई थी आगरा से। यहां पर एसडीएम और पुलिस आमने सामने दिखे। दरअसल पुलिस यहां पर लेखपालों का चालान काट रही थी, ये कहते हुए कि बिना अनुमति के ये लोग बाहर निकल रहे हैं कंटेनमेंट एरिया में, रेड जोन एरिया में। जबकि एसडीएम साहिबा का कहना था कि सभी लेखपालों के पास है, उसके बावजूद उनको रोका जा रहा है आगे जाने से। और पुलिस और लेखपालों के लिए अलग अलग नियम कानून कायदे कैसे हो सकते हैं, ये भी सवाल एसडीएम की तरफ से पूछा गया है। जब और चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि पुलिस के कर्मचारी तो 2 की संख्या में और ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे रेवेन्यू स्टाफ में उस लेखपाल से ये कहा गया कि आप बाइक से उतर जाओ, आप पैदल चली जाओ, ये अकेले बाइक लेके जा सकते हैं। ये अत्यंत ही शर्मनाक है और इसके बारे में मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसके बारे में आगे बेहतर तरीके से कार्यवाही होगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हिमांशु। कल से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि कैसे वहां पर पुलिसकर्मी और खुद एसडीएम आमने सामने आ गई हैं। अब एसडीएम का यह कहना है कि पुलिस और लेखपालों के लिए अलग अलग नियम कानून कायदे कैसे हो सकते हैं, क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? जी, ये मामला बिगड़ चुका है पूरी तरह से और ये लगातार 4 दिन से जो अंदर से खिचड़ी पड़ रही थी, अब वो बाहर आ गई और पूरी तरह से जो अंतर्द्वंद था वो सामने आ गया, सड़क पर आ गया एक तरह से आप कह सकते हैं। क्योंकि कल जो बात हुई थी वो कलेक्ट्रेट तिराहे पर हुई थी, बीच सड़क पर हुई थी। और इस बात के बाद का एक जो नया और मंजर सामने आया है उसमें ये है कि सदर क्षेत्र के एसएसआई प्रेम कुमार सिंह ने जो है एसडीएम के खिलाफ एक तहरीर दे दी है थाना नाई की मंडी में, जिसमें सीधा आरोप लगाया है कि एसडीएम ने उनकी गाड़ी का जबरन चालान कटवाया, जबकि वो पूरी तरह से तैयार थे, दस्ताने बने थे, ग्लव्स बने थे, मास्क लगाए थे, फिर भी एसडीएम गरिमा सिंह ने उनका चालान कटवा दिया। उतना ही नहीं, लेखपालों के जरिए लात मरवाई है बाइक पर। यह आरोप है सीधा सीधा दरोगा प्रेम सिंह का और उसके बाद जात सूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया दरोगा प्रेम सिंह ने। और इसकी कॉपी जो है ऊपर भेजी मानवाधिकार आयोग में, अनुसूचित जात आयोग में। तो पूरी तरह से तलवारें प्रशासन और पुलिस के बीच खिंच चुकी है। अधिकारियों की जानकारी में पूरा मामला है हिमांशु? पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर एसडीएम से मातहत अधिकारी हो, डीएम को इस पूरे मामले की जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि एसडीएम गरिमा सिंह मैंने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले में अवगत करा दिया है, एडीएम को भी अवगत करा दिया और एडीएम ने एक चिट्ठी डीएम को लिखी थी कल और पूरा मामला डीएम के संज्ञान में। इधर से पुलिस जो दरोगा है वो कहते हैं हमने सीओ को अवगत करा दिया और एसएसपी को अवगत करा दिया, यानी दोनों अपने अपने शीर्ष अधिकारियों को दोनों ने अवगत करा दिया है। लेकिन अब तक दोनों, चाहे एसएसपी हो चाहे डीएम हो, दोनों की तरफ से अगर पाल की गई होती तो यह मामला अब तक रुक गया होता। या चौथा दिन है लगातार बात इतनी नहीं बढ़ती। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के गाजीपुर समेत 3 जिलों की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के डीएम के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों से अजान की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बताया। हालांकि कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति प्रशासन से ले रखी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि गाजीपुर के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान पर मौखिक रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। है 1 कि कोविड-19
की गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और जो स्टेट गवर्नमेंट की है, उसमें अजान पर पाबंदी पे कोई रोक नहीं लगाई गई है, 1। और दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि जो गाज़ीपुर में जो एडमिनिस्ट्रेशन रोक लगा रहा है वो इल्लीगल है, और लिहाजा ये सारी जितनी अजान पे रोक लगाई गई है ये हटाई जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जजमेंट में है, जजमेंट में ये होल्ड किया है कि अजान देना एक आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट जो है उसमें प्रोटेक्टेड है, और अजान देना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया है। तो अजान मौलिक अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये कहा है हाई कोर्ट ने। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जिन मस्जिदों के पास पहले से लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान हो सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजीपुर में जो आदेश जारी किया गया है उसे फिलहाल निरस्त किया जा रहा है। कारण यह है कि ये किसी के मौलिक अधिकार का हनन है। तो अजान पर कोर्ट ने अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से। सर्वेश, क्या जानकारी है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? सर्वेश, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे हमारा। लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति फिलहाल नहीं होगी उन मस्जिदों को जिन्होंने पहले से अनुमति नहीं ली है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जिन मस्जिदों में अनुमति नहीं है वो अपील करना चाहें तो वो कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। और अब खबर लखनऊ से। यहां पर रेडियो जॉकी को धमकाने के मामले में रिटायर्ड अधिकारी का बेटा अनुराग यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रेडियो जॉकी को फोन पर धमकाता था, महिला रेडियो जॉकी से फोन पर अभद्र बातें किया करता था। लखनऊ की साइबर सेल ने अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। साइबर सेल ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर रेडियो जॉकी को फोन पर धमकाने का आरोप है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके बाद फिलहाल अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त भी जारी कर दी, जिसमें कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के तहत 18,700 करोड़ रुपए दिए गए। फसल बीमा योजना के तहत 4,600 करोड़ रुपए, मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मछली पालन क्षेत्र में 55 लाख रोजगार मिलेंगे, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए। ये तमाम बड़ी बातें जो आज निकलकर सामने आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र के लिए भी 55 लाख रोजगार का सृजन होगा, यह भी कहा गया है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ एमएफई के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 53 करोड़ पशुओं को टीका लगाया जाएगा, उनका टीकाकरण अभियान चलेगा। कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए। कोशिश यही है कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके, पटरी पर उसको लाया जा सके। इसी के तहत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जानकारी भी साझा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज पर पीएम का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा है कि यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। ये मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, 20 लाख करोड़ के नाटकीय धारावाहिक का एक और किसान विशेष महा एपिसोड आज दिखाया गया। दिखावे बहलावे के खेत में भटकावे के बीज डालकर आंकड़ों की खेती की जा रही है, जिससे किसान न्यूनतम समर्थन भी नहीं देंगे। ये तथाकथित पैकेज राहत नहीं, कर्ज की नई आफत साबित होगा। ये ट्वीट सामने आया है अखिलेश यादव का, जिन्होंने सीधे तौर पर इस आर्थिक पैकेज को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा है कि ये
तथाकथित पैकेज राहत नहीं बल्कि कर्ज की नई आफत के तौर पर किसानों के ऊपर टूटने वाला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है आर्थिक पैकेज पर। पैकेज को उन्होंने 20 लाख करोड़ का नाटकीय धारावाहिक बताया है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्यों लग रहा है कि आपको कि ये एक नाटक है, नाटकीय धारावाहिक है? वो तो मुझे नहीं लग रहा है, वो तो हमें लगता है सभी को लग रहा है। साफ साफ तो जाहिर है कि आप आते हैं और अचानक बोलते हैं 20 लाख करोड़। इसके पहले भी 15 लाख की बात हुई थी, हम उस पर नहीं चर्चा करना चाहते। इसके पहले भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की प्रत्येक साल की बात हुई थी, हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास में 20 लाख करोड़ हैं? अगर 20 लाख करोड़ होते तो क्या बीएसएनएल को सैलरी ना दे देते? अगर 20 लाख करोड़ इतने रुपए उनके पास होते तो क्या अपना जो ये योगी जी यहाँ पे 1500 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए डीए काट के, डीआरए काट के अपने एम्प्लॉय के, इसकी जरूरत पड़ती क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या आपने किसानों के ऋण माफ करें? आप किसान को कर्ज देने की बात करते हो, हमेशा कर्ज देने की बात क्यों होती है भाई? गरीब मजदूर हमेशा कर्ज ही क्यों लेगा जिंदगी में? उसकी मदद क्यों नहीं हो सकती? आप उनको कहते हो 20 लाख करोड़ और आप फिर आस्ते से बोलते हो कि कर्ज देने की बात आती है। क्या किसान कर्ज, पहले से किसान के ऊपर कर्ज कम है क्या? किसान की फसल का आपने आय की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, उनकी आय की इनकम दोगुनी हो जाएगी, जो आज तक उनकी इनकम दोगुनी हुई नहीं। जब और वो क्या किसान की फसल की लागत उससे नहीं मिल रही है तो किसान लोन ले लेगा तो अपना कर्ज देगा कैसे? वो तो कर्ज के तले मर जाएगा। तो क्या उसकी किस्मत में आत्महत्या ही लिखी रहेगी क्या हमेशा? या गरीब मजदूर जो गांव वापस लौट के जा रहा है उसके पास क्या आपने एक्शन प्लान बनाया जो इमीडिएट गांव में जाएगा? उसको कैश की जरूरत पड़ेगी कि 2 पैसा कहां से खरीदेगा अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध या रोजमर्रा की चीजें कहां से खरीद लेगा जाके गांव पहुंचते ही? कुछ तो आपको ऐसा करना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि आपको ये पैकेज की बजाय आपको ऐसा करना चाहिए तो डायरेक्ट किसी को कुछ मिल रहा हो। मिल कहां रहा है बता दीजिए। मैं किससे पूछता, मैं आपसे 6 महीने बाद, साल भर बाद यही चर्चा करूंगा, क्या किसी के खाते में कोई पैसा है? किसी को कुछ मिला? नहीं कुछ मिलने वाला किसी को। आपने एमईसेमी की बात की कि 3 लाख करोड़ उनको दे देंगे। आपको पता है एमईसेमी कितनी है? 6 लाख यूनिट है एमईसेमी की, जिसमें ज्यादातर सिक पड़ी हुई है। 7% एमईसेमी काम कर रही है और 7% में जो माल बनाएगी खरीदेगा कौन? तो मार्केट में पैसा ही नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए। 50% लोग बेरोजगार हैं, 50% लोग बेरोजगार हो गए। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएमआई की रिपोर्ट है ये, और आप उठा के देख लीजिए। और जब इतने लोग बेरोजगार होंगे तो मार्केट से खरीदेंगे, माने मार्केट में सामान क्या खरीदेगा आदमी? अनुराग जी, पैसे भी तो होना चाहिए। अनुराग जी, धारा प्रवाह बोलते हैं आप, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते। ये बताइए फिर क्या कहता हूँ, दर्द निकलता है तो बोलूंगा। हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है। तो क्या आप बताइए। अरे सर, अब थोड़ा सा तो बोलने दीजिए, सवाल तो करने दीजिए। अनुराग जी, क्या किया जाना चाहिए इस 20 लाख करोड़ का? इनको 20 लाख करोड़ हैं कहाँ? मैं यही तो पूछता हूँ ना, 20 लाख करोड़ किधर हैं भाई? 8.5 लाख करोड़ आपने पहले आरबीआई ने बैंक को पंप कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब आए थे पहला बोल के गए थे। उसके बाद 1.5 लाख करोड़ उन्होंने इमीडिएट गरीबों के सहायता पैकेज के लिए दिया था। 9.5 लाख करोड़ हो गए। आप कम आप 10 लाख करोड़ की बात कीजिए कि 10 लाख करोड़। अरे तो इसकी चिंता तो वो करेगा ना जिसको पैसे का इंतजाम करना है अनुराग जी। अरे पैसा है कहाँ पे इंतजाम करेंगे? आप कहाँ दे रहे हो भाई? क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आप और मैं क्यों परेशान हूँ? अरे मैं परेशान इस बात का हूँ कि पहले भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या मिल गया था प्रत्येक साल के हिसाब से? क्या 20 करोड़ लोगों अगर आप 6 साल का हिसाब लगा लो तो कितने लोग हो गए? 15 करोड़ लोग या 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? क्या किसान की इनकम दुगनी हो गई क्या? कब बोला गया था किसान की इनकम दुगनी होगी? कब बोला गया था जो हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी है इसको हवाई जहाज में चलना चाहिए? जो सुविधाएं गरीबों को होती है, जो सुविधाएं अमीरों को होती हैं, वो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए। क्या 6 साल में नहीं हो पाई? नहीं हो पाई ना, जहाज में चल पाया हो बेचारे को, ट्रेन तक नहीं मिली, बस तक नहीं मिली, साइकिल से चल रहा है, बच्चों को लेके चल रहा है, पैदल चल रहा है, मर गया रास्ते में। और आप कहते हो आप चिल्लाओ नहीं? लोग मर गए रास्ते में चलते चलते। क्या प्रधानमंत्री जी के या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई शब्द आए कि जो लोग मर गए उनके परिवार के बारे में क्या होगा? उनको परिवार की देखरेख कैसे होगी? उनके परिवार का उनके बच्चों को पालन पोषण कैसे होगा? वो अपने माँ बाप से मिलने के पहले ही बिछड़ गए। इससे शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? आज भी देखो ट्रकों में झूल के जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे झूल के जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर लोग चले आ रहे हैं। और आपने ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं। आगरा का डीएम कह रहा है बचपन में हम ऐसी ट्रॉली की गाड़ी चलाया करते थे। क्या शर्म नहीं आई बोलते हुए उस समय? क्या योगी जी को उसको बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जो महिला का मजाक उड़ा रहा है? वो 500 किलोमीटर से पैदल चल के आ रही है अपने बच्चों को लेके। ठीक है अनुराग जी, लेकिन ट्वीट से भी समाधान नहीं निकलेगा ना, मानवता नहीं बची है। ट्विटर खेलने से भी तो समाधान नहीं निकलेगा ना अनुराग जी। अगर बतौर विपक्ष आप चाहते हैं कि जो कुछ चाहते हैं ऐसा हो तो फिर जाइए मुख्यमंत्री से मिलिए, पीएम से मिलिए, सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए। ट्विटर से थोड़ी ना काम चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी श्रमिकों से अपील की है
कोई भी पैदल ना चले। यूपी सरकार श्रमिकों के लिए सारे इंतजाम करेगी। पहले हमारे स्वयं के जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, दूसरा अन्य राज्यों के भी। इस दृष्टि से हमारे सामने एक यह बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी को लेकर के मैं लगातार अपील जारी कर रहा हूं। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। हमारे प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं उनको लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा और सम्मान आप लोग भी दें, और इसलिए उसके संकट के साथ खड़ा होना यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए उसकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर गुना में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर यूपी के हैं। ये लोग पिकअप वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। तभी 3 वाहनों की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में एक बार फिर हादसे की तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये सभी यूपी के रहने वाले थे, पैदल चलकर आ रहे थे। बीच में इनको ये साधन मिला तो उन्होंने इस उम्मीद पर कि घर पहुंच जाएंगे, इस पर सवार हो गए और बाद में हादसे का शिकार हुए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में ग्रेटर नोएडा में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कल से 4 स्पेशल ट्रेनें दादरी दनकौर से रवाना होंगी। इन ट्रेनों के जरिए 6000 श्रमिकों को उनके राज्य में भेजने की तैयारी की जा रही है। हताश निराश चेहरे, आंखों में बेबसी, घर जाने को बेताब हजारों लोग। व्यवस्था की नाकामियों के बीच घर परिवार को समेटे सरकार से मदद की आस में निकल पड़े हैं सड़कों पर। नई दिल्ली से कई शहरों के लिए 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में फंसे श्रमिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे जाएं? इस समस्या को समझते हुए यूपी सरकार की अपील पर ग्रेटर नोएडा के दनकौर और दादरी से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। नोएडा से कल पहली ट्रेन 11 बजे रवाना होगी। इस समय हम खड़े हैं दनकौर स्टेशन से। नोएडा में दनकौर और दादरी से 2-2 ट्रेनें यहां से रवाना होंगी। पहले चरण में 16 मई को 4 ट्रेनें बिहार के लिए रवाना होंगी। पहली ट्रेन दादरी से औरंगाबाद के लिए सुबह 11 बजे, दूसरी ट्रेन दनकौर से बक्सर के लिए दोपहर 12 बजे, तीसरी ट्रेन दादरी से रोहतास के लिए 3 बजे और चौथी ट्रेन दनकौर से सिवान के लिए शाम 4 बजे चलेगी। देख रहे हैं वहाँ पे टेंट लगाया जाएगा, जिससे कि जो मजदूर यहाँ पर आए उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बचाव के लिए यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी मजदूर स्टेशन पहुँचने लगे हैं, जिन्हें दादरी के अग्रसेन इंटर कॉलेज में ठहराया जा रहा है। हालांकि उन्हीं प्रवासी श्रमिकों को इन ट्रेनों में जगह मिलेगी जिन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। उन्हें एसएमएस के जरिए टिकट की जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि उन श्रमिकों का क्या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं या जिन्हें मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं। नोएडा से प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यारों के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।